हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 9 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी और करंट अफेयर्स की अदर मैगजीन में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 9 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे कि पीआईबी, द हिंदू और अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन में कौन कौन से इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारा आज पहला आर्टिकल है आईसीडीएस योजना के बारे में। आईसीडीएस एक तरीके से प्रोग्राम था, आपको पता है, भारत सरकार का, जिसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी इसका पूरा नाम है एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, तो एकीकृत बाल विकास योजना का मतलब है कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनके पोषण से संबंधित। आपको केवल एक लाइन इसमें याद रखनी है कि ये 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की बात करता है। उसमें पोषण की मात्रा, उसमें स्वास्थ्य की स्थिति की सुधार की बात करता है। हालांकि अब ये क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब भारत सरकार ने पोषण अभियान की शुरुआत की है, तो पोषण अभियान के अंतर्गत इन सब को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो जब हम आपको पोषण अभियान पे आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक बार इसको फिर से हम कंपाइल कर देंगे। यहाँ पे आपको बस इतना ही जानना है। ठीक है, मिनिस्ट्री आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य तौर पर आपको पता ही होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ही इससे रिलेटेड होगी। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है भालिया गेहूं को लेकर। आपने देखा होगा कि हाल ही में करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा है कि गुजरात का जो भालिया गेहूं है, जिसे जीआई टैग प्राप्त है, उसकी पहली खेप केन्या और श्रीलंका में भेजी गई है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये दोनों कंट्री की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको एक बार मैप के जरिए दिखा देते हैं दोनों कंट्री की लोकेशन। ये आप देख रहे हैं हमारी प्यारी पृथ्वी माता है, और प्यारी पृथ्वी माता के साथ ये हमारा प्यारा भारत, प्यारा भारत ये हमारा गुजरात, और गुजरात के नीचे ये श्रीलंका। आप में से कई बच्चों को लगता होगा सर श्रीलंका भी हमको नहीं पता होगा क्या? पता होगा, हम मानते हैं, लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे श्रीलंका को जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार श्रीलंका भारत से किन किन चीज़ों से जुड़ा है। तो गल्फ ऑफ मन्नार से जुड़ा है, पाक स्ट्रेट से जुड़ा है, या कहें पाक बे से जुड़ा है, और धनुषकोडी और रामेश्वरम से जुड़ा है। ठीक है, मन्नार आइलैंड भी यहाँ पे है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गल्फ ऑफ मन्नार भी यहाँ पे है, धनुषकोडी भी यहाँ पे है, साथ ही आपकी पाक बे या पाक स्ट्रेट भी यहाँ पे। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है तो आप कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक आइलैंड है। उस आइलैंड का क्या नाम है? उस आइलैंड का नाम है, जैसे जाफना, वैसा ही एक आइलैंड यहाँ पे छोटा सा है, शायद यही आइलैंड वो होगा। इस आइलैंड का नाम है यहाँ पे कच्चा तीवू आइलैंड। ये नहीं है, यहीं पे एक आइलैंड आपको मिलता है कच्चा तीवू आइलैंड। ठीक है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। विवाद क्या रहता है कि हमारे यहाँ के जितने भी मछुआरे हैं, अब उनको थोड़ा ना पता है कि ये श्रीलंका का एरिया है, और सच बात बता दूं उनको पता होता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है मछलियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगी, तो इसलिए वो अपनी नाव लेके पहुँच जाते हैं। और बेचारे जब पकड़ लिए जाते हैं तो फ़ोन मिलाते हैं मोदी जी को, अरे मोदी जी क्या कर रहे हो, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन मिलाओ। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उनको फ़ोन मिलाते हैं मोदी जी कि भाई छोड़ दो हमारे दोस्तों को। ठीक है, तो मछुआरों को फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये ड्रामा चलता रहता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट बस यही है पाक बे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पाक बे को लेकर। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए इतनी बातें समझ गए। अब हम आपको दिखाते हैं केन्या। इंडिया के ही वेस्ट में आपको केन्या मिलेगी। केन्या आप देख रहे एक तरीके का क्या है बताइए, एक तरीके की लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, आप इतनी बातें समझ गए। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ये बताइएगा कि क्या केन्या के ऊपर से इक्वेटर गुजरती है, यानी कि क्या भूमध्य रेखा के पास में ये केन्या पड़ता है? तो आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि केन्या क्या आपकी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल क्या है इसी चीज़ को, गेहूं के बारे में। तो गेहूं एक रबी की फसल है। रबी की फसल का मतलब क्या होता है कि इसे सर्दियों में बोया जाए और गर्मियों में काटा जाए। ठीक है, तो गेहूं है। अब एक बात बताइए, रबी की फसल है तो इसके लिए कौन सी वर्षा इंपॉर्टेंट होगी? पश्चिमी विक्षोभ इंपॉर्टेंट होगा। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से ओरिजिनेट होता है? भूमध्य सागर से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, क्या कराता है? सर्दी में वर्षा कराता है। कहाँ से पानी लाता है? भूमध्य सागर से। किसके फसलों के लिए उपयोगी होता है? रबी की। रबी की अन्य फसलें कौन है? तिलहन है और दलहन है।
ठीक है, तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या मक्का जो है ये रबी की फसल है? तो नहीं साहब, मक्का रबी की फसल नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। क्या है ये? खरीफ की फसल। ठीक, इसमें वर्षा कितनी चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर। सूखी उपजाऊ दोमट चिकनी मिट्टी चाहिए, जो कि गंगा, सतलज और दक्कन की काली मिट्टी में पाई जाती है। प्रश्न आपसे एक ये भी पूछा जाएगा कि गेहूं की जो उपज है केवल और केवल उत्तर भारत में होती है, दक्षिण भारत में इसके लिए भूमि नहीं है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत की काली मिट्टी में भी गेहूं की उपज की जाती है। ठीक है, गंगा सतलज में ही केवल नहीं होता है, दक्षिण भारत में भी होता है। तो आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन अगर आपको दे तो आप बता सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। उत्तर प्रदेश ज़्यादा, पंजाब उससे कम, हरियाणा उससे कम। हालांकि एक तरीके से प्रति हेक्टेयर में पंजाब ज़्यादा आ जाता है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश ज़्यादा है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन हो गया होगा, सर हेक्टेयर और क्षेत्रफल का मतलब? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग जगह पे खेत हैं। ठीक है, तो इन खेतों से ज़्यादा पैदावार पैदा हुई। पंजाब जो है उसका क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन उसके खेतों से उपज ज़्यादा होती है। समझ गए? यानी कि प्रोडक्टिविटी उसके एक खेत की ज़्यादा है अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश के खेतों की। उत्तर प्रदेश इसलिए आगे निकल जाता है क्योंकि इसके यहाँ बहुत सारे खेत हैं, संख्या ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल सी बात आप ऐसे समझो, ढाबे का और एक तरीके से मतलब उत्तर प्रदेश में समझो बहुत सारे ढाबे हैं छोटे छोटे, जहाँ पे आप 10 रुपए का खाना खा सकते हैं। पंजाब में क्या है, एक तरीके का 5 स्टार होटल है कोई, वहाँ पे आप इन ढाबों में जितना पैसा पे करते हैं उतना अकेले पंजाब के एक होटल में पे करके आते हैं। ठीक है, यही बस अंतर है। चाइना के बाद भारत दूसरा गेहूं उत्पादक देश है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया क्या पहला है? तो नहीं, दूसरा है। पहले यहाँ पे ब्राज़ील हुआ करता था, ये अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो आप अपडेशन पे इसको रखिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन तभी आता है जब अपडेट होता है। ठीक, चलिए अगला हमारा आर्टिकल है सेफ फ्रेमवर्क। सेफ फ्रेमवर्क क्या है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा सेफ फ्रेमवर्क क्या है? तो ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। काम क्या करेगा? कस्टम से रिलेटेड है, तो वैश्विक व्यापार को सुरक्षित बनाएगा, उसको सुगम बनाएगा, यानी कि टैक्सेशन की जो प्रोसेस है उनको ट्रांसपेरेंट करता है, ताकि कोई देश किसी भी प्रकार की दिक्कत में ना आए। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जब नाम आया तो आपके दिमाग में एक और नाम आ जाना चाहिए, आरटीआई एक्ट का। आरटीआई एक्ट का गठन कब हुआ था? 2005 में। तो वास्तव में आरटीआई एक्ट के गठन के बाद ही केंद्रीय सूचना आयुक्त का भी गठन हुआ था, क्योंकि इसी एक्ट में प्रोविजन था कि आप एक सूचना आयुक्त का भी गठन करें ताकि ये आरटीआई की सूचनाएं व्यक्ति को प्राप्त हो सकें। अब एक बात बताना ईमानदारी से, आपने पिछले कई सारी क्लासेस हमारी प्रीलिम बूस्टर की कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ तो पता ही हो गई होगी कि सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में क्या डिफरेंस होता है। सांविधिक जो होगा वो एक्ट से बनेगा, अधिनियम से बनेगा। संवैधानिक जो होगा वो आर्टिकल में मेंशन होगा। तो आप बताइए, क्या केंद्रीय सूचना आयुक्त संवैधानिक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल से नहीं बना है, ये एक्ट से बना है, और एक्ट से बनने वाला सांविधिक होता है। यानी कि केंद्रीय सूचना आयुक्त सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, क्योंकि उसका आर्टिकल में मेंशन है। किस आर्टिकल में, ये नहीं याद रखना है। आप लोग ना फालतू की चीज़ें बहुत याद कर लेते हो। आर्टिकल आपको केवल और केवल यूपीएससी के बच्चों को आर्टिकल 1 से लेके 51 का तक याद होना चाहिए। रट्टा मार लो 51 का, मतलब 11 फंडामेंटल पूरी ड्यूटीज़ भी पता हो और आर्टिकल 1 से 51 तक पता हो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। कहीं पे कोई आर्टिकल पूछ दे तो मेरा श्री IAS अकेडमी को कंप्लेन कर देना। ठीक है, नाम तो इसलिए नहीं कह सकता हूँ बदल देना, क्योंकि नाम तो आपको पता ही नहीं है, तो बदलोगे क्या? ठीक है, एक मुख्य सूचना आयुक्त इसमें होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कि टोटल इसमें 11 मेंबर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सूचना आयुक्त, तो आप कहेंगे नहीं साहब, टोटल 11 मेंबर होते हैं, एक मुख्य बाकी 10 अन्य। अधिकार क्या होता है? सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों यानी कि यूपीएससी वगैरह जो आप लोग IAS देते हैं ना, आप सबसे इंफॉर्मेशन लेने की ये बातें करता है। कार्यकाल इनका कितना है? 65 ईयर्स इनका टर्नओवर है। इससे पहले या बाद में हटाया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, अर्थात एक बार ये नियुक्त हो गए उसके बाद दोबारा नियुक्त नहीं किए जा सकते। ठीक है,
खास बात, ये स्वतः संज्ञान आदेश दे सकते हैं। मान लो इनको पता चला कि कहीं पे कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये तुरंत उस चीज को सूचना के जानकारी लेनी है, तुरंत सूचना मांगेंगे। सिविल कोड की इनको शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि दंड नहीं दे सकते लेकिन सिविल कोड की इनको पावर प्राप्त है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक और बात बताएं, एक और कमीशन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको संथानम समिति की रिपोर्ट पे गठित किया गया था, हम उसे आपको पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी बताने वाले नहीं है, वो भ्रष्टाचार के बारे में देखता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा आर्टिकल है फॉर्म टू फोर्क रणनीति। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा फॉर्म टू फोर्क रणनीति किससे संबंधित है। ये वास्तव में एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाने से रिलेटेड है। क्लियर, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, आपको ये जरूर पढ़ना है, जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में सजेशन देंगे, तो आप इंडिया में इस पॉइंट का सजेशन दे सकते हैं कि इंडिया में भी फॉर्म टू फोर्क रणनीति को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, करती क्या है, खाद्य प्रणालियों को निष्पक्ष बनाती है, स्वस्थ बनाती है और इन्वायरमेंट के फ्रेंडली बनाती है। ठीक है, साथ ही स्थायी व सतत खाद्य प्रणाली में ट्रांजैक्शन में तेजी लाने की दिशा में वर्क करती है। आपसे हो सकता है मे बी यूपीएससी मेंस में ऐसा एक क्वेश्चन पूछ ले, जैसे हमने कृषि क्लस्टर पे आपको एक क्वेश्चन दिया था ना मेंस में, वैसा ही क्वेश्चन आपको इसमें भी पूछ सकता है कि फॉर्म टू फोर्क रणनीति से आप क्या समझते हैं, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में लाभकारी परिवर्तन लाने में किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसकी संभावनाओं व चुनौतियों का काफी अच्छे से विश्लेषण कीजिए। समझ गए, एक क्वेश्चन बन गया। तो आप समझ सकते हैं कैसे पूछेगा। ये वास्तव में यूरोपीय ग्रीन मॉडल का एक प्रमुख हिस्सा है। यूरोपीय ग्रीन मॉडल एक वहाँ पे चलता था जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यूरोपीय संघ में 27 कंट्री हैं, पहले 28 कंट्री हुआ करते थे। ब्रिटेन ने एग्जिट किया, इसलिए उसको ब्रेक्जिट बोलते हैं। आप लोग हमेशा एक चीज़ सुनते होगे ना, ब्रेक्जिट, लेकिन समझ में नहीं आता होगा। ब्रेक्जिट का मतलब होता है एग्जिट, ठीक है, किसका, ब्रिटेन का, तो इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन ने एग्जिट किया यूरोपीय संघ से। वरना कई दिनों तक तो बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं ब्रेक्जिट का क्या मतलब होता है। एग्जिट का मतलब बाहर आ गया इस यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, हालांकि अब फिर से शामिल होने की कवायद उसकी चालू है। क्लियर, चलिए अगला हमारा आर्टिकल है प्राक्कलन समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप एक चीज देख रहे होंगे कि लगभग हम आपको पॉलिटी के काफी सारे कंटेंट यहाँ पे कवर करा देते हैं, और यकीन मानिए यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछती है। अभी आप प्राक्कलन समिति जितना हमसे यहाँ पढ़ लेंगे, इतना आपने एम लक्ष्मीकांत में भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए, डेली देखिए, आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम करंट अन्य टीचरों की तरह नहीं पढ़ा रहे, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति के बारे में पहली बार 1920 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी। 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें इसकी बात की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली प्राक्कलन समिति को 1950 में गठित किया गया। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि स्वतंत्र भारत की पहली प्राक्कलन समिति का गठन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ या प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, तो आप बता सकते हैं उसके पहले हुआ था। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यह समिति बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है, सार्वजनिक व्यय में अर्थनीति का सुझाव देती है। यानी कि आप जो बजट एलोकेट करते हो किसी भी स्कीम्स के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो उस बजट को आपको किस तरीके से व्यय करना है या कहें कि किस तरीके से खर्च करना है, इस चीज के बारे में आपको सजेशंस प्रोवाइड कराती है। यानी कि अगर हम ये कहें तो ये एक तरीके की वित्तीय समिति है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन कौन सी वित्तीय समितियां हैं, तो 3 वित्तीय समितियां टोटल हैं। पहली तो आपने प्राक्कलन पढ़ ली, दूसरी आपकी लोक लेखा समिति है और तीसरी आपकी सहकारी उपक्रम समिति। तो आप एक तरीके से देख लीजिए, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, तो ये 3 आपकी वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट एक और बात कि लोक लेखा समिति जो होती है इसमें कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर। सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर। लोक लेखा में 15 मेंबर लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, खास बात क्या है, लोक लेखा में विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। इतनी बातें समझ गए। ऐसा ही सार्वजनिक उपक्रम में होता है, लेकिन सार्वजनिक में खास बात क्या होती है कि इसमें विपक्ष का नहीं, इसमें लोकसभा का नेता इसमें अध्यक्ष होता है। ठीक है, खास बात एक और कि 30 मेंबर प्राक्कलन में होते हैं। इसमें 22 थे बट प्राक्कलन में 30 मेंबर हैं। 30 मेंबर होते हैं जो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं।
यानी कि इसमें राज्यसभा अब्सेंट होती है। तो आप बताइए, जब राज्यसभा अब्सेंट होगी तो राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होगा। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर कि प्राक्कलन समिति का जो हेड होता है ना, वो वास्तव में कौन होता है? प्राक्कलन समिति का जो हेड बनाया जाएगा वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सत्तारूढ़ दल, यानी कि जो सत्ता में है, विपक्ष का नहीं, सत्तारूढ़ दल का, उसको बनाया जाता है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन और घुमाएगा, सोच लो कि देखो क्वेश्चन कितने लेवल पे घुमाया जा सकता है। आप लोग क्या करते हो ना, पढ़ लिया प्राक्कलन समिति, इससे कोई फायदा नहीं होता है। आप 5000 पुस्तकें पढ़ लो, 5000 में प्राक्कलन समिति पढ़ लो, कोई फायदा नहीं। लेकिन उसी प्राक्कलन समिति को अलग अलग डायमेंशन में सोच लो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिर देखो मजा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि प्राक्कलन समिति में जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री करता है, प्रेसिडेंट करता है? तो आप कहेंगे नहीं साहब, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, सत्तारूढ़ दल के नेता को। ठीक है, अब एक और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी मिनिस्टर को प्राक्कलन समिति का ना तो सदस्य बनाया जा सकता ना ही अध्यक्ष। मिनिस्टर का मतलब क्यों नहीं बनाया जा सकता? पढ़ते तो हो गए आप लोग हमेशा, बट कारण नहीं पता है। कारण ये है कि आप बताइए प्राक्कलन समिति क्या करती है? व्यय के बारे में जानकारी देती है। अगर मंत्री ही इसमें नियुक्त हो गया और मंत्री को ही योजना बनानी है, उसको ही बजट बनाना है, तो इस पे एक तरीके का कंट्रोवर्सी नहीं हो जाएगा, प्रॉफिट का कंट्रोवर्सी नहीं हो जाएगा कि हाँ अरे ये तो हमारे लिए है, मतलब वही राजा कहते हैं प्रजा को चला रहे, वही राजा खुद के अपराध निर्धारित कर रहे, तो कैसे कोई दोषी हो सकता है? ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। इसीलिए कोई मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर हो कैबिनेट राज्य, या फिर आप सुनते ही होंगे उप राज्य मंत्री, अभी हाल ही में कैबिनेट चेंज की गई है, अभी हमने करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ाएंगे 1-2 दिन में। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपने सारे आर्टिकल्स देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आपको सारे आर्टिकल्स पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि 10 जुलाई 2021 को कुछ नए आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना बचाव करिए।